उत्तर प्रदेश के कई जिलों में हो रही भारी बारिश से 45 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई, जिसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभी जिला प्रशासनों को बारिश की वजह से हुए नुकसान का जायजा लेने का निर्देश दिया। और इस बीच योगी सरकार में मंत्री स्वाति सिंह भी लोगों का हालचाल जानने के लिए लखनऊ की सड़कों पर उतरी। घुटनों तक भरे पानी में उन्होंने कई इलाकों का दौरा किया। वहीं सड़कों से पानी निकलने में हो रही देरी पर उनका पारा 7वें आसमान पर पहुंच गया। तो चला रहा है, दूसरी नाली का पानी फिर आ रहा है, तो फिर फायदा क्या है? लखनऊ के कई इलाके पूरी तरह बारिश के पानी में डूबे दिखाई दिए। इन हालात में सबसे ज्यादा परेशानी उन्हें हुई जिन्हें अपने घरों से बाहर निकलना पड़ा। ऐसी ही तस्वीरें हरदोई से भी सामने आईं। वहां भी भारी बारिश के बाद लोगों की मुसीबतें बढ़ गईं। पानी में डूबी सड़कों पर गाड़ी चलाना तक मुश्किल हो गया। पैदल चलने वालों को तो और भी परेशानी उठानी पड़ी। इटावा में भी बारिश आफत बनकर बरसी। निचले इलाकों के साथ ही जिले के सभी सरकारी दफ्तरों के बाहर पानी भरा हुआ नजर आया। सौभाग्य की एक बात है कि यूपी में पूरे मानसून में बहुत ज्यादा बारिश नहीं हुई, लेकिन बल्कि मौसम विभाग तो बता रहा है कि लखनऊ, कानपुर, उन्नाव समेत 2.5 दर्जन जिलों में अब तक औसत से कम बारिश हुई है और सूखा पड़ने जैसी हालत। लेकिन लखनऊ तो पानी में डूबा दिख रहा है, जिसकी वजह यह है कि बारिश अब या तो हो नहीं रही है या फिर एक झटके में बहुत पानी बरस रहा है, जो पहले शहर के निचले इलाकों और तालाब पोखरों में जाता था और अब पोखरे तालाब हम लोगों ने पाट डाले तो पानी गलियों और सड़कों पर भर रहा। T20 फॉर्मेट की कप्तानी छोड़ने के ऐलान के बाद विराट कोहली के इस फैसले से जुड़ी एक चौंकाने वाली खबर सामने आई। न्यूज 18 के अमृत आनंद की रिपोर्ट है कि कुछ दिन पहले विराट कोहली ने टीम इंडिया के चयनकर्ताओं को प्रस्ताव दिया था कि रोहित शर्मा को वनडे की उपकप्तानी से हटा दिया जाए। इस प्रस्ताव के लिए उन्होंने रोहित शर्मा की उम्र का हवाला दिया था, लेकिन खबर है कि चयनकर्ताओं को विराट कोहली का प्रस्ताव पसंद नहीं आया। एक दिन पहले ही विराट ने ट्विटर पर ऐलान किया था कि वो अक्टूबर में होने वाले T20 वर्ल्ड कप के बाद क्रिकेट से सबसे छोटे फॉर्मेट से की कप्तानी छोड़ देंगे, लेकिन वनडे और टेस्ट टीम के कप्तान बने रहेंगे। लेकिन अब खबर यह है कि विराट कोहली ने चयनकर्ताओं को जो प्रस्ताव दिया था उसके बाद उनकी वनडे की कप्तानी भी खतरे में पड़ सकती है। आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में सत्ताधारी वाईएसआर कांग्रेस और विपक्षी टीडीपी के समर्थकों में भिड़ंत हो गई, जिससे पूरे इलाके में तनाव का माहौल बन गया। इस हंगामे की शुरुआत तब हुई जब वाईएसआर कांग्रेस के कुछ कार्यकर्ताओं ने टीडीपी प्रमुख चंद्रबाबू नायडू के घर के बाहर प्रदर्शन करने की कोशिश की, जिस पर टीडीपी के लोग भड़क गए और फिर चंद्रबाबू नायडू के घर के बाहर दोनों पार्टियों के लोग आमने सामने आ गए, जिसके बाद पुलिस ने मोर्चा संभाला और हंगामा कर रहे लोगों को अलग करने में जुट गई। लेकिन इसी बीच वाईएसआर कांग्रेस के कुछ लोगों ने टीडीपी के समर्थकों पर लाठियों से हमला कर दिया। इसके बाद तो समझिए कि वो इलाका अखाड़े में तब्दील हो गया। ऐसा लगा कि दोनों दलों के कार्यकर्ता एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए हों। इतनी लाठियां भांजी गईं कि कई लोग जख्मी तक हो गए। ऐसा नहीं था कि इस दौरान पुलिस वाले खामोश बैठे रहे। उन लोगों ने इस मारपीट को रोकने में पूरी ताकत झोंक दी, लेकिन दोनों पक्षों के लोग इस तरह उलझे थे कि उनके लिए भी इस लड़ाई को खत्म कराना मुश्किल हो गया। हालांकि कुछ देर बाद वाईएसआर कांग्रेस और टीडीपी के कार्यकर्ताओं को पुलिस ने किसी तरह वहां से हटा दिया, जिससे हंगामा शांत हो गया। बताया गया कि टीडीपी के एक नेता ने मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी के खिलाफ बयान दिया था, जिसके बाद वाईएसआर कांग्रेस के लोगों ने टीडीपी के खिलाफ मोर्चा खोला। वहीं इस मारपीट के खिलाफ राज्य के दूसरे शहरों में भी प्रदर्शन शुरू हो गया। इस मुद्दे पर गुंटूर में टीडीपी के कई समर्थक डीजीपी ऑफिस के सामने पहुंच गए और विजयवाड़ा में चंद्रबाबू नायडू के घर के बाहर हुई मारपीट के विरोध में हंगामा किया। सौभाग्य की एक बात है कि एक दिन पहले टीडीपी के एक नेता ने आंध्र प्रदेश के सीएम जगन मोहन रेड्डी के बारे में कुछ अपशब्द कहे थे, जिसका विरोध दर्ज करने के लिए जगन मोहन रेड्डी की पार्टी वाईएसआर कांग्रेस के एक विधायक अपने समर्थकों के साथ टीडीपी अध्यक्ष चंद्रबाबू नायडू के घर पहुंचे, जहां टीडीपी के नेता भी आ गए और दोनों पार्टियों के कार्यकर्ताओं के बीच लाठियां और पत्थर चलने लगे, जिसकी शुरुआत के लिए दोनों पार्टियों के नेता एक दूसरे को जिम्मेदार ठहरा रहे। देश के सड़क तंत्र को मजबूत करने के लिए केंद्र सरकार एक साथ कई योजनाओं पर काम कर रही है। देश की राजधानी से चंडीगढ़ समेत कई शहरों की दूरी कम होने वाली। खबर है कि केंद्रीय सड़क मंत्रालय दिल्ली और चंडीगढ़ के बीच एक नया एक्सप्रेसवे बनाने जा रहा है, जिसके बाद सड़क के रास्ते दोनों शहरों के बीच की दूरी 5 घंटे से कम होकर 2 घंटे रह जाएगी। इसी तरह दिल्ली से हरिद्वार और दिल्ली से देहरादून का फासला कम करने के लिए भी नए एक्सप्रेसवे बनाने पर काम किया जा रहा है, जिसके बाद इन दोनों शहरों की भी दिल्ली से दूरी केवल 2 घंटे रह जाएगी। एक अहम प्रोजेक्ट पर भी अगले 2 साल में काम शुरू करने की योजना है, जिसके बाद दिल्ली से कटरा को जोड़ने के लिए नया एक्सप्रेसवे बनाया जाएगा। जम्मू के कटरा से माता वैष्णो देवी मंदिर के दर्शन के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु पूरे देश से जाते हैं। अभी दिल्ली से कटरा के बीच सड़क की दूरी 727 किलोमीटर है।
जो नया एक्सप्रेसवे बनने के बाद 572 किलोमीटर रह जाएगी। माना जा रहा है कि एक्सप्रेसवे बनने के बाद दिल्ली से कटरा की दूरी सड़क के रास्ते केवल 6 घंटे की रह जाएगी। योजना यह भी है कि कटरा तक पहुंचने वाला यह एक्सप्रेसवे अमृतसर होकर गुजरेगा। इसके अलावा पंजाब में सिखों के कई धार्मिक स्थलों की भी दिल्ली से दूरी इसी प्रोजेक्ट की वजह से काफी कम हो जाएगी। यूपी को हरियाणा से जोड़ने वाले ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे पर नजर रखने के लिए गाजियाबाद में हाईटेक कंट्रोल रूम बनाया गया। बताया गया कि ट्रायल के तौर पर यहां से एक्सप्रेसवे पर नजर रखी जा रही है और जल्द ही इसका उद्घाटन किया जाएगा, ताकि 135 किलोमीटर लंबे ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे पर हादसों को रोका जा सके। इसके लिए गाजियाबाद के डासना में एक हाईटेक कंट्रोल रूम तैयार किया गया, जहां एक्सप्रेसवे के चप्पे चप्पे पर नजर रखने के लिए एक टीम तैनात की गई। सीसीटीवी कैमरों के जरिए निगरानी के लिए वहां एक बड़ी स्क्रीन भी नजर आई। बताया गया कि जैसे ही एक्सप्रेसवे पर किसी गाड़ी की रफ्तार कम होती है या वो अचानक रुकती है तो ये टीम अलर्ट हो जाती है। इसके बाद एक्सप्रेसवे पर पेट्रोलिंग कर रही दूसरी टीम को यहां से खबर दी जाती है, ताकि वो उन गाड़ियों तक पहुंचकर लोगों की परेशानी को तुरंत दूर कर सके। इस जगह से 50 किलोमीटर की दूरी पर ये ट्रक खड़ा है, लेकिन यहां से मॉनिटर किया जा रहा है। कंट्रोल रूम की तरह ही पेट्रोलिंग कर रही टीम भी अपने काम में मुस्तैद नजर आई। खबर है कि जल्द ही दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पर भी इसी तरह का एक कंट्रोल रूम बनाया जाएगा। सौभाग्य की बात यह कि हरियाणा के पलवल से यूपी के गाजियाबाद होते हुए सोनीपत के कुंडली तक 6 लेन का एक्सप्रेसवे इसलिए बनाया गया ताकि चंडीगढ़ से जिन गाड़ियों को मथुरा की तरफ जाना हो उनको दिल्ली में न घुसना पड़े। लेकिन इस 6 लेन वाले एक्सप्रेसवे को ऑटो रिक्शा, मोटरसाइकिल और ट्रैक्टर ड्राइवरों ने नेशनल हाईवेज अथॉरिटी के अफसरों का सिरदर्द बना दिया, जो ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे पर हादसों की वजह बन चुके हैं। और अब उन्हीं की नकेल कसने के लिए यह कंट्रोल रूम बनाया गया, जो एक्सप्रेसवे पर फंसी गाड़ियों की सहायता भी करेगा और जो लोग मनमानी करेंगे उनको सजा भी दिलवाएगा। छत्तीसगढ़ में कई दिनों से हो रही बारिश से लोगों को राहत मिल गई, लेकिन उनकी परेशानियों में कमी नहीं आई। वहां बारिश के बाद जमा हुए पानी ने लोगों का जीना मुश्किल कर दिया। और इसकी एक तस्वीर आई रायगढ़ से। वहां तो जमीन को ढूंढ पाना मुश्किल हो गया। शहर में ऐसा पानी भरा कि कई मंदिरों के सिर्फ गुंबद ही दिखाई दिए। घुटनों तक भरे पानी में लोगों के लिए आने जाने का एकमात्र सहारा नाव ही बची। हर जगह इकट्ठा हुए पानी ने लोगों के सामने रोजी रोटी की समस्या खड़ी कर दी। जत्ता धान चार हवे सब बुड़ गए हवे, अभी हमन भूखन मरत हमन का देवा। कुछ जगहों पर तो इतना पानी भर गया कि वो इलाके शहरों से पूरी तरह कट गए। वहां आने जाने वाले लोग तो अपनी मोटरसाइकिलों को नाव में चढ़ाकर आते दिखे। पूरे के पूरे गांव में बस पानी का कब्जा नजर आया, जिसकी वजह से लोगों के लिए 2 वक्त के खाने का इंतजाम कर पाना भी मुश्किल हो गया। और राशन पानी का जो भी है घर में वो खा पिया था, अब बाहर तो कोई देन लेन कोई नहीं है। ये हाल सिर्फ रायगढ़ के ही नहीं थे, बल्कि दुर्ग जिले से भी ठीक ऐसी ही तस्वीरें सामने आईं, जहां बारिश के बाद जमा पानी समंदर की तरह बहता नजर आया। वहां एक टूरिस्ट स्पॉट पर तो पानी कम होते ही लोगों की भीड़ जुट गई। हालांकि वहां प्रशासन की तरफ से आने पर रोक लगाई गई थी, जिसका एक बोर्ड भी वहां लगा दिखा, लेकिन लोग खतरे से बेखौफ वहां मौज मस्ती करते नजर आए। सौभाग्य की बात यह कि मानसून की बारिश अब मनमानी हो रही है, जिसकी वजह से सूखे की मार झेल रहे इलाकों में भी अचानक बाढ़ आने लगी है, जिसकी मिसाल छत्तीसगढ़ के रायगढ़ में दिखी, जहां इस हफ्ते इतना पानी बरसा कि बाढ़ आ गई, जबकि मानसून के 2.5 महीनों में वहां जितना पानी बरसना चाहिए था उसके मुकाबले 3/4 बारिश हुई। इस महीने के आखिर तक बच्चों के लिए जायडस कैडिला कंपनी की वैक्सीन तैयार हो जाएगी। न्यूज़ 18 के रवि सिंह की रिपोर्ट है कि सितंबर के आखिर तक बच्चों के लिए जायडस कैडिला वैक्सीन की 1 करोड़ डोज तैयार हो जाएंगी और अक्टूबर के पहले हफ्ते में यह वैक्सीन बच्चों को लगनी भी शुरू हो जाएगी। बच्चों को इस वैक्सीन की 3 डोज लगाई जाएंगी। पहली डोज के 28 दिन बाद दूसरी डोज और 56 दिन बाद तीसरी डोज लगाई जाएगी। ये वैक्सीन 12 साल से 18 साल की उम्र तक बच्चों के लिए बनाई गई है, क्योंकि 18 साल से ऊपर वालों के लिए तो पहले से ही देश में कई वैक्सीन मौजूद हैं। बच्चों के लिए तैयार की गई इस वैक्सीन को 2 डिग्री से 8 डिग्री के तापमान पर स्टोर किया जा सकता है। पीएम के जन्मदिन पर यूथ कांग्रेस और कांग्रेस के छात्र संगठन एनएसयूआई ने बेरोजगार दिवस मनाया। वो कहीं सड़क पर बड़ा सा बैनर लेकर उतरे तो कहीं पकौड़े तलने बैठ गए। एक और बीजेपी ने प्रधानमंत्री के जन्मदिन का जश्न करोड़ों लोगों को टीका लगवाकर मनाया। तो वहीं दूसरी ओर यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने बेरोजगारी की बात छेड़ दी और प्रदर्शन करते करते पुलिस से भिड़ गए। उन्होंने पीएम के जन्मदिन पर बेरोजगार दिवस तक मना डाला और दिल्ली में 400 फीट लंबा बैनर लेकर सड़कों पर उतर आए। इस लंबे बैनर को, जो 400 फीट लंबा बैनर है और उस पे जो संदेश दिया गया है युवाओं को लेकर, उसको लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। किसी चादर जैसे इस बैनर पर बड़े बड़े शब्दों में लिखकर केंद्र सरकार से रोजगार मांगा गया, जिसे लेकर वो शास्त्री भवन के नजदीक पहुंच गए, लेकिन वहां तैनात पुलिस ने उन्हें आगे बढ़ने से रोक दिया, जिसके बाद यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता जबरदस्ती बैरिकेड पर चढ़ गए और उनकी पुलिस से झड़प भी हो गई।
लेकिन उनका कोई पैंतरा काम नहीं आया। जिसने भी बैरिकेड पार करना चाहा, पुलिस ने उसे धक्का देकर पीछे कर दिया। और यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता शास्त्री भवन तक नहीं पहुंच पाए। चंडीगढ़ में भी एनएसयूआई ने बेरोजगार दिवस मनाया। वहां प्रदर्शन का अंदाज दिल्ली से थोड़ा अलग नजर आया। और एनएसयूआई कार्यकर्ता सड़क किनारे बेरोजगार दिवस का पोस्टर लगाकर पकौड़े तलने बैठ गए। उन्होंने केवल यही नहीं किया, बल्कि सब्जी भी बेची। एक कार्यकर्ता तो बूट पॉलिश करता नजर आया। इन लोगों में कोई डॉक्टर का तो कोई वकील का भेष बनाकर पहुंचा। अलग अंदाज वाला ये प्रदर्शन करते हुए इन लोगों के पीछे कुछ लोग कई पोस्टर भी लेकर खड़े थे। सौभाग्य की बात है कि देश में 25 साल से कम उम्र के लोगों की आबादी लगभग 50% है, जिनको पार्टी से जोड़ने के लिए बीजेपी युवा मोर्चा ने प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिन पर 20 दिन का अभियान शुरू करने का ऐलान पहले ही किया था, क्योंकि सत्ता की राजनीति में पीएम मोदी के 20 साल पूरे हो चुके हैं। जिसके जवाब में कांग्रेस ने अपनी युवाओं की टोली यानी यूथ कांग्रेस और छात्र संगठन एनएसयूआई को सड़क पर उतारा, जिन्होंने बीते 7 साल में 20 करोड़ युवाओं के बेरोजगार होने का आरोप लगाया। न्यूजीलैंड के क्रिकेट सीरीज रद्द करने के ऐलान के बाद पाकिस्तान में सुरक्षा की फिर भद्द पिट गई। न्यूज 18 के आदित्य राज कौल की रिपोर्ट है कि रावलपिंडी में पहला वनडे मैच शुरू होने से कुछ घंटे पहले न्यूजीलैंड ने यह फैसला लिया और अपनी क्रिकेट टीम की सुरक्षा को खतरा बताते हुए वहां खेलने से ही इनकार कर दिया। जिस वक्त यह ऐलान हुआ उस वक्त टीम रावलपिंडी में थी और 18 साल बाद पाकिस्तान में क्रिकेट खेलने के लिए पहुंची हुई थी। लेकिन न्यूजीलैंड के खुफिया विभाग ने पाकिस्तान में टीम पर हमला होने का अलर्ट भेजा, जिसके फौरन बाद न्यूजीलैंड के बोर्ड ने पूरी सीरीज रद्द करके टीम के लौटने का ऐलान कर दिया। हालांकि पीसीबी यानी पाकिस्तान का जो क्रिकेट बोर्ड है, उसने सुरक्षा का भरोसा दिया। यही नहीं, खुद इमरान खान ने टीम से बात कर यह यकीन दिलाने की कोशिश की कि उनको कोई खतरा नहीं है। लेकिन आतंकवादियों को पालने वाले पाकिस्तान और वहां के प्रधानमंत्री के वादे पर न्यूजीलैंड को रत्ती भर भरोसा नहीं हुआ और उसने अपना फैसला बिल्कुल नहीं बदला। दोनों टीमों के बीच रावलपिंडी में 3 वनडे मैच जबकि लाहौर में 5 T20 मैचों की सीरीज खेली जानी थी।